डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस है क्या? डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस इज़ अ पेनफुल कंडीशन अफेक्टिंग द टेंडन्स ऑन द थंब साइड ऑफ द रिस्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टीनो मीन्स टेंडन, साइनोवाइटिस आईटीएस इन्फ्लेमेशन, मतलब टेंडन शीथ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कौन से टेंडन्स की? जो थंब साइड पे होते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से रिस्ट में पेन होगा और फिर अफेक्टेड थंब में होता है। इफ़ यू हैव डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस यू विल प्रोबेबली फील पेन व्हेन यू टर्न योर रिस्ट, ग्रास्प एनीथिंग और मेक अ फिस्ट। तो डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस में पेशेंट को पेन होगा जब भी वो थंब की मूवमेंट करेगा या फिर रिस्ट की मूवमेंट करेगा। Although the exact cause of the decurrent tenosynovitis is not known, any activity that relies on repetitive hand or wrist movements such as working in garden, playing golf or racket sports or lifting a baby can make it worse. इसकी एग्जैक्ट काज तो अभी तक अननोन है, लेकिन मोस्टली रेपिटेटिव मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो इस कंडीशन को लीड करती हैं। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे गार्डनिंग है, गोल्फ प्लेइंग है या फिर रैकेट स्पोर्ट्स है। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स टीनोसाइनोवाइटिस में हमें मिलते हैं। डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस: पेन नियर द बेस ऑफ द थंब, स्वेलिंग नियर द बेस ऑफ द थंब, डिफिकल्टी मूविंग द थंब and wrist when doing something that involves grasping or the pinching, sticking or stop and go sensation in the thumb when moving it। ये 4 बेसिक सिम्टम्स हैं। पेन है, स्वेलिंग है, मूवमेंट नहीं होगी रिस्ट पे और अफेक्टेड थंब पे, और स्टिकिंग लाइक सेंसेशन होगी, स्टॉप एंड गो लाइक सेंसेशन होगी जब भी पेशेंट थंब को मूव करता है। इफ़ द कंडीशन गोज़ टू लॉन्ग विदाउट ट्रीटमेंट द पेन में स्प्रेड फर्दर इनटू द थंब और फोरआर्म और द बोथ। अगर तो इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो ये कंडीशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, इवन आपकी फोरआर्म को भी इन्वॉल्व कर सकती है। मूविंग द थंब एंड रिस्ट में मेक द पेन वर्स। तो डॉक्टर को कब दिखाना है? व्हेन टू सी योर डॉक्टर, कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू आर स्टिल हैविंग प्रॉब्लम्स विद पेन एंड फंक्शन यू हैव ऑलरेडी ट्राइड। Not using your affected thumb, applying cold to the affected area, using NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs जैसे कि ibuprofen है, एडविल, मॉर्टिन आईपी, अदर्स एंटी नेप्रोक्सिन सोडियम जो कि एलीव के नाम से होती है। काजेस अगर हम देखें तो डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस की Decurrent tenosynovitis affects the two tendons on the thumb side of the wrist. Tendons are rope-like structures that attach muscle to the bone. Chronic overuse such as repeating a particular hand motion day after day may irritate the covering around the tendons. If the covering becomes irritated, the tendons can thicken and swell. This thickening and swelling restrict the movement of the tendons through the small tunnel that connect them to the base of the thumb. Other causes of decurrent मेन चीज़ है कि जब भी आप रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से टेंडन्स की जो शीथ होती है वो इरिटेट हो जाएगी और इरिटेशन की वजह से टेंडन एक्सेल्फ स्वेल हो जाएंगे और पेन काज होगा। और टेंडन्स हैं क्या? ये हमें पता है कि मसल्स को जो बोन के साथ अटैच करते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम टेंडन्स कहते हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट्स हैं रेपिटेटिव मूवमेंट के अलावा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी हो सकता है डीक्वायरमेंट। डायरेक्ट इंजरी अगर हुई है रिस्ट पे या फिर टेंडन्स पे, उनकी वजह से हो सकता है। फ्लूइड रिटेंशन अगर हुई है, जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाती है, या फिर हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो तब भी डीक्वायरमेंट हो सकती है। इसकी रिस्क फैक्टर आप देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर द डीक्वायरमेंट टीनोसाइनोवाइटिस इंक्लूड एज। पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 30 and 50 हैव हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द decurrent tenosynovitis than to people in other age groups including children। अब इसकी जो पीक एज है वो 30 से 50 ईयर है। और सेक्स अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन इन वोमेन, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो घर के सारे काम वही रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट्स ही कर रही होती हैं, तो उनमें ज़्यादा कॉमन है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे कि हमने प्रेगनेंसी में पढ़ा है, तो इसलिए ये फीमेल जेंडर में ज़्यादा कॉमन है।
बीइंग प्रेग्नेंट कंडीशन में बी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। बेबी केयर जैसे लिफ्टिंग child repeatedly involves using the thumb as leverage and may be associated with condition. Jobs or hobbies that involve repetitive hand and wrist motion, they may be contribute decoherent tenosynovitis. ये इसकी 4-5 रिस्क फैक्टर्स हो गए। फर्दर हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। decoherent tenosynovitis goes untreated. It can become difficult to use the hand and wrist properly. The wrist may lose some range of motion. तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो ये हो सकती है कि फुल्ली आप रेंज ऑफ मोशन जो है वो लॉस्ट कर देते हो और हैंड जो है वो एक ही पोजीशन में स्टक ऑफ हो जाएगा। देख लेते हैं टेनोसाइनोवाइटिस, डिकोहेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस का डायग्नोसिस। To diagnose decoherent tenosynovitis, your healthcare provider will examine your hand to see if you feel pain when pressure is applied on the thumb side of the wrist. तो जब भी हम टेस्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली टेंडन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, थंब साइड के ही टेंडन्स इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर तो प्रेशर अप्लाई करने पे पेशेंट को पेन फील होगा तो इसका मतलब है डिकोहेरेंट पॉजिटिव है। You may ask to perform a finger stain test in which you bend your thumb across the palm of your hand and bend your finger down over your thumb. Then you bend your wrist towards little finger. इसमें होता है फिंगर स्टेन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जो कि 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले तो आपने थंब को पाम में रखते हुए जो है फिस्ट है वो बंद करनी है, जो थंब है वो इनवर्ड होगा, फिंगर्स आउटवर्ड होंगे और फिर ये चीज़ करते हुए आपने अल्नर डेविएशन करनी है। अगर तो पेशेंट पेन कंप्लेन करता है या पेन की इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा हो जाती है और थर्ड इसमें है कि पेशेंट बिल्कुल मूव ही नहीं करता ड्यू टू पेन, तो ये इंडिकेशन है पॉजिटिव साइन की। Then you bend your wrist towards the little finger, वो ये अल्नर डेविएशन करनी है। If this causes pain on the thumb side of your wrist, you likely have decoherent tenosynovitis. डिकोहेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस को मोस्टली हम फिज़िकल एग्जामिनेशन और फिज़िकल टेस्ट से ही डायग्नोस्ट करते हैं। इसके लिए इमेजेस जैसे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर द डिकोहेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस इज एम्ड एट रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, प्रिजर्विंग मूवमेंट इन द थंब एंड प्रिवेंटिंग द रिकरेंस। अब ट्रीटमेंट में जो हमारा मेन एम है, पेशेंट को पेन है, पेन की वजह से पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता, तो सबसे पहले तो हम पेन को मैनेज करेंगे। पेन मैनेज करने के बाद अगर तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उसने काफ़ी टाइम के लिए अपना हाथ मूव नहीं किया, तो फिर हम उसकी रेंज ऑफ मोशन पे काम करेंगे। और थर्ड चीज़ है कि हम देखें इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे कि दोबारा से डिकोहेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस पेशेंट को ना हो, रिकरेंस को भी प्रिवेंट करना है। ये 3 एम्स हैं, पेन है, रेंज ऑफ मोशन है, प्रिवेंटिंग रिकरेंस। If you start treat early, your symptoms should improve within 4 to 6 weeks. If decoherent tenosynovitis starts during pregnancy, symptoms are likely to end around the end of either pregnancy or breastfeeding. अगर तो डिकोहेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस जो है उसकी ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल कर देनी है और 4 to 6 वीक्स के अंदर सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। और बाकी अगर डिकोहेरेंट टेनोसाइनोवाइटिस प्रेगनेंसी में होती है तो सिम्टम्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के एंड पे या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग तक रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे क्योंकि जो फ्लूइड रिटेंशन हुई होती है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट मेडिकेशंस टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। योर डॉक्टर may recommend your pain relievers you can buy without prescription. These include ibuprofen and naproxen sodium. Your doctor may also recommend injection of corticosteroids medication into the tendon covering to reduce the swelling. If treatment begins within first 6 months of the symptoms, most people recover completely after receiving corticosteroid injection after just 1 injection. अगर तो मेडिकेशंस आपने ली हैं, मेडिकेशंस टैबलेट में भी ठीक नहीं, टैबलेट की वजह से भी ठीक नहीं हो रहा, जैसे एनसिड्स आपने लिए हैं, आइबुप्रोफेन एंड नाप्रोक्सेन सोडियम है, तो फिर स्टेरॉइडल इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि स्वेलिंग सबसाइड हो। स्वेलिंग सबसाइड होगी तो इरिटेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन ठीक होगी तो पेशेंट ईजिली मूव कर सकेगा और उसका पेन भी नहीं होगा।
अगर तो इनिशियली वही विदिन 6 मंथ आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो बहुत सारे लोग जो है वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं सिर्फ एक डोज लेने से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो है सिर्फ 1 टाइम लगवाने से। इसके अलावा मेडिकेशंस के अलावा जो हम थेरेपीज़ यूज़ करते हैं डी क्वारंटीनोसाइनोवाइटिस को ठीक करने के लिए, उसमें हमारे पास आ जाती हैं इमोबिलाइजिंग द थंब एंड रिस्ट, कीपिंग देम स्ट्रेट विद सप्लिंग आर ब्रेस्ट टू हेल्प रेस्ट द टेंडन्स। सबसे पहले तो इमोबिलाइज़ करेंगे, पेशेंट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मूवमेंट नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग जो है वो स्प्रेड नहीं होगी, रेस्ट मिलेगा इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन कम होगी और पेशेंट का पेन कम हो जाएगा किसी हद तक। सेकेंड है अवॉइड रेपिटेटिव मूवमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, और जो इसकी काज थी रेपिटेटिव मूवमेंट उसको अवॉइड करना है। अवॉइड पिंचिंग द थंब व्हेन मूविंग द रिस्ट फ्रॉम साइड टू साइड, और आपने थंब पिंचिंग भी नहीं करनी, स्पेशली जब आपने रिस्ट को साइड टू साइड मूव करना है। और सेकेंड चीज़, स्वेलिंग को कम करने के लिए आपने आइसिंग करनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन ही है, तो सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को मोस्टली हम प्राइस फार्मूला के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। पी फॉर प्रोटेक्शन, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कॉम्प्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। You may also see physical therapist or an occupational therapist. Therapist may review how you use your wrist and give suggestion on how to relieve stress on your wrist. Your therapist can also teach you exercises for your wrist, hand and arm. These exercises can strengthen your muscles, reduce pain and limit tendon irritation. इसमें आप जब फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उन्होंने एग्जामिन करना होता है। वो आपका जॉब रिलेटेड पूछेंगे कि जॉब किस तरह की है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जॉब मॉडिफिकेशंस बताएंगे। और फर्दर डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि पेन कम हो और जो टेंडन के लिए इरिटेशन हो रही है वो कम हो सके। लास्ट ऑप्शन, पेन से भी नहीं ठीक हुआ, आपने थेरेपीज़ लिए हैं, थेरेपी से भी नहीं ठीक हुआ, तो एट द एंड लास्ट ऑप्शन सर्जरी है। सर्जरी में रिकमेंड फॉर मोर सीरियस केसेस द सर्जरी इज आउट पेशेंट दिस इन द प्रोसीजर द सर्जन इंस्पेक्ट द शीट सराउंडिंग द इन्वॉल्व टेंडन आर tendons and then opens the sheet to release the pressure. This allows the tendons to glide freely. क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेंडन शीथ में स्वेलिंग हो जाती है इरिटेशन की वजह से, बार बार मूवमेंट की वजह से इरिटेशन होती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसमें सिंपली इंसिजन करने के बाद जो सर्जन होगा वो डायरेक्टली अफेक्टेड टेंडन्स को देखेगा और वहाँ से जो प्रेशर है, जो स्वेलिंग हुई है, वहाँ से प्रेशर को रिलीज़ करेगा ताकि इरिटेशन ना हो और टेंडन्स फ्रीली मूव कर सके। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टॉक टू यू अबाउट हाउ टू रेस्ट, स्ट्रेंथन एंड रिहेबिलिटेट योर बॉडी आफ्टर सर्जरी। A physical therapist or an occupational therapist may meet with you after surgery to teach you new strengthening exercises and help you adjust your daily routine to prevent future problem. इसमें आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं वो आपको रेस्ट के बारे में बताते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं और रिहेबिलिटेशन बताते हैं जो आपने सर्जरी के बाद लेनी होती है। और जो फिजियोथेरापिस्ट है और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है वो जॉब रिलेटेड आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आफ्टर सर्जरी आप अपने काम को किस तरह कंटिन्यू रख सकते हो। आज के लेक्चर में हमने डी क्वारंटीनोसाइनोवाइटिस देखा है, ये है क्या, इसकी काजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका डायग्नोसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आसान सा ही टॉपिक था, छोटा सा, होप से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।